Hi guys, my name is Chansegar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ रहे थे. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हमने नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ रहे थे और एज एन ऑडिटर हमें नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल का रिस्क और वनरेबिलिटीज़ पढ़ लिया था और कंट्रोल्स पढ़ लिए थे. फिर हम ऑडिट पर आए थे. ऑडिट पर आने के बाद हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ी थी और फिर उसके बाद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट करना चालू किया था. अब उसकी एक चेकलिस्ट दी थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारी स्टडी में जो चेकलिस्ट दी हुई है. अब दूसरी चेकलिस्ट दी हुई है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग चेकलिस्ट है. तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की चेकलिस्ट थी, नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें हमने फायरवॉल के बारे में पढ़ा, राउटर्स के बारे में पढ़ा और नेटवर्क सर्वर के बारे में पढ़ा. अब नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी ऑडिटिंग, यानी कि नेटवर्क के क्या एडमिनिस्ट्रेशन की ऑडिटिंग कर रहे हैं और उसके सिक्योरिटी की ऑडिटिंग कर रहे हैं, उसकी एक चेकलिस्ट हमारे स्टडी में दी हुई है. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एक वैसे तो काफ़ी नीरस सा है, टोटलिटी में वो समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी भी है. कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारी स्टडी में. तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि हम प्रोसेस की चेकलिस्ट, हम प्रोसेस देखेंगे, हम प्रोसेस को ऑडिट करेंगे. तो प्रोसेस को ऑडिट करने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि भैया ऐसा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइन डॉक्यूमेंट लिया हो, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिया हो जिसमें इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के बारे में लिखा हो, गाइडलाइंस हो सिक्योरिटी के बारे में, तो वो डॉक्यूमेंट लिया हो. तो उस डॉक्यूमेंट में जो है मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कि जो भी डिवाइसेस लगी हो उसका, और क्या लेवल ऑफ इनक्रिप्शन होगा. तो यानी कि दो चीज़ें होंगी उसमें जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस में, और ये गाइडलाइंस हैं, ये पॉलिसीज़ नहीं है, प्रोसीजर्स नहीं है, गाइडलाइंस हैं. मतलब हमने पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में बोला गाइडलाइंस निटिग्रिटी बताती है, यानी कि ऑपरेशनल, बिल्कुल ऑपरेशनल चीज़ें बताती है. मतलब पॉलिसी नहीं होती है और प्रोसीजर्स उसके नीचे होते हैं, गाइडलाइंस और डिटेल्ड गाइडलाइंस होते हैं. तो वो हर डिवाइस का मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये रिस्क हैं, इस तरीके से देखकर वो एक मिनिमम सिक्योरिटी गाइडलाइंस होंगे और उन मिनिमम सिक्योरिटी गाइडलाइंस मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन बता रहे होंगे और वो ये बता रहे होंगे कौन सा मिनिमम लेवल ऑफ इनक्रिप्शन आपको यूज़ करना है. नेटवर्क है, कम्युनिकेशन होगा तो इनक्रिप्शन यूज़ होगा, किस लेवल का इनक्रिप्शन यूज़ करना पड़ा है. नेटवर्क है, डिवाइस होगा तो डिवाइस को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. फायरवॉल के लिए सॉफ्टवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है. सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए. तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पॉलिसी नहीं, प्रोसीजर्स नहीं, गाइडलाइंस. वैसे तो कई बार पॉलिसी में भी होता है, कंपनी पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइन इतना डिफरेंशिएट नहीं करती है उसमें, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी आप जाएंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस नहीं होगी, वो एक पॉलिसी थमा देंगे, गाइडलाइंस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी. लेकिन आप गाइडलाइंस नहीं होगी तो आप ओपिनियन दीजिए कि गाइडलाइंस नहीं है. गाइडलाइंस होनी चाहिए और गाइडलाइंस जो है निटिग्रिटी होनी चाहिए गाइडलाइंस, और वो मिनिमम ऑपरेशनल चीज़ बताएगी जो काम चल रहा है, क्या होना चाहिए. हमने गाइडलाइंस के बारे में ऑलरेडी बताया, पढ़ लिया. तो सबसे पहले प्रोसेस की सिक्योरिटी के लिए हमारी स्टडी सबसे पहले ये कहती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की गाइडलाइंस होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसी नहीं, प्रोसीजर नहीं, बल्कि गाइडलाइंस होनी चाहिए. और हम देखेंगे कि सारे डिवाइसेस को देंगे. नेटवर्क में क्या होगा, हार्डवेयर एक हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा होगा, थ्रू सॉफ्टवेयर कर रहा होगा, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो दो तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है. इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है, डिक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होगा. डिक्रिप्टेड होगा तो हार्मफुल होगा, नॉन इनक्रिप्टेड होगा, सॉरी डिक्रिप्टेड तो गलत बोल दिया, नॉन इनक्रिप्टेड होगा तो हार्मफुल होगा. नॉन इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. मिनिमम लेवल ऑफ इनक्रिप्शन होना चाहिए जो गाइडलाइन हमें बताएगी क्या लेवल ऑफ इनक्रिप्शन होगा. अब जी गाइडलाइंस आ गई हैं आपके पास. गाइडलाइंस आने के बाद आपने ये देखा, डिवाइसेस को चेक करना चालू किया कि सारे प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब गाइडलाइंस मीट आउट करते हैं कि नहीं करते हैं. ये नहीं करते हैं अगर, तो आप ये देखोगे कि
मैनेजमेंट ने वो रिव्यू किया है कि नहीं किया है, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने रिव्यू किया है कि नहीं किया है, और उसकी रिव्यूइंग पावर या तो आपको पॉलिसी या प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस में होगी, या कॉमन सेंस से आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिव्यू की पावर होनी चाहिए, अगर वो कहीं पर नहीं लिखा है। और अगर पॉलिसी कम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को उसको रिव्यू करने के लिए दिया गया जबकि वो नहीं होना चाहिए, उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन को बताओगे। तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट नॉन कंप्लायंट पार्ट को रिव्यू किया है कि नहीं किया है आप देखोगे, उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग मेल्स हैं कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेज हैं कि नहीं है, ये सब आप देखोगे। और फिर देखोगे कि रिस्क लेवल एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। मैनेजमेंट ने रिव्यू भी कर दिया लेकिन रिस्क लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप ओपिनियन दे दोगे भैया कि रिस्क लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आप ये देखोगे कि जो भी आइटम एक्सटर्नल वेंडर द्वारा सपोर्टेड है, तो वो देखोगे कि वेंडर या मैन्युफैक्चरर ने सारे क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस वेरीफाई किए हैं कि नहीं किए हैं, और वो उस लेवल का इंक्रिप्शन करते हैं कि उस लेवल का इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं जिसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैसेज ऑथेंटिकेशन है कि नहीं, डिजिटल सिग्नेचर है कि नहीं है। जो भी इंक्रिप्शन वो यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन जो होता है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है और की लेंथ होती है, की कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी की है उसके टूटने के चांसेस उतने कम होते हैं, क्योंकि बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है, मैथमेटिकल फार्मूला। ये मैंने बताया एल्गोरिथम यानी वो एल्गोरिथम लॉजिक्स होते हैं, मतलब बेसिकली लॉजिक्स होते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक्स होते हैं। तो वो लॉजिक्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होते हैं और की लेंथ होती है, की प्राइवेट की पब्लिक की उसकी लेंथ जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो वो अप्रूव्ड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है कि नहीं है, जितनी की लेंथ होनी चाहिए अप्रूव्ड उतनी है कि नहीं है। भाई लेवल्स हैं आपके इंक्रिप्शन के, लेवल ऑफ इंक्रिप्शन बढ़ेगा तो की लेंथ बढ़ जाएगी, लेवल ऑफ इंक्रिप्शन बढ़ेगा तो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगर लेवल ऑफ इंक्रिप्शन घटेगा तो की लेंथ घटेगी और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा जहाँ पर हो कि इंटरनल आउटसोर्स वेंडर स्टाफ अगर कोई बैठा हुआ है तो उसका बैकग्राउंड रेफरेंस चेक्स है कि नहीं है, उन प्रोडक्ट को वो कोई मालूम पड़ा आउटसोर्स व्यक्ति चला रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म जो लोग कर रहे हैं वो उनका बैकग्राउंड या रेफरेंस चेक है कि नहीं है। तो आपको सारे जो आउटसोर्स वेंडर हैं उनका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक देखना पड़ेगा, और उन लोगों का भी देखना पड़ेगा जो ऐसे जॉब एप्लीकेंट्स जिसने टेम्परेरी हैं, कंसल्टेंट हैं, फुल टाइम स्टाफ है, जो कि इन आउटसोर्स वेंडर का हेल्प कर रहा है, उनके बैकग्राउंड चेक्स वगैरह देखने पड़ेंगे। तो ये तो प्रोसेस का आपने प्रोसेस की चेकलिस्ट है, हमारी स्टडी में प्रोसेस की चेकलिस्ट है। यानी प्रोसेस की चेकलिस्ट में सबसे पहले आपने कहोगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस दो भैया, और फिर वो डिवाइसेस मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है उसमें देखोगे, और फिर उसके बाद लेवल ऑफ इंक्रिप्शन देखोगे जो होना चाहिए उतना है कि नहीं है, फिर गाइडलाइन से उसको ऑडिट करोगे। अगर नहीं है तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से पूछोगे कि भैया जितना मिनिमम इंक्रिप्शन होना चाहिए, जितना मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो नहीं है, तो क्या ये आपने अलाउ कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर अलाउ कर रखा है तो क्या रिस्क लेवल, क्योंकि अलाउ कर रखा तो रिस्क लेवल बढ़ जाएगा, तो एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा क्रिप्टोग्राफिक तरीके से इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है कि नहीं है, क्रिप्टोग्राफिक जो प्रोडक्ट में या सर्विसेज में क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस अप्रोप्रिएट लेवल के यूज़ किए जाते हैं कि नहीं। फिर आप देखोगे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है, अप्रूव्ड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है कि नहीं है, की लेंथ है कि नहीं है, अप्रूव्ड की लेंथ है कि नहीं है, और फिर उसके बाद बैकग्राउंड चेक करवाओगे, रेफरेंस चेक करवाओगे, ये प्रोसेस में देखोगे। इसके बाद हमारी स्टडी ऑथेंटिकेशन के बारे में कहती है। तो ऑथेंटिकेशन के बारे में आप क्या देखोगे, ऑथेंटिकेशन के बारे में ये देखोगे सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस ऑथेंटिकेट करता है कि नहीं करता है, उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। वो नॉन ऑथेंटिकेटेड वाला प्रोडक्ट आप नहीं खरीदोगे जिसमें लॉगिन पासवर्ड ना हो, जो किसी को भी अंदर कोई प्रोडक्ट जो किसी को भी एक्सेस राइट्स दे, वो जनरली आपको यूज़ नहीं करना है। उस केस में, जिस केस में क्या है
कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल पब्लिक प्राइवेट है तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ क्या है, आपको ऑब्वियसली आप ऐसा प्रोडक्ट लोगे जो ऑथेंटिकेशन, जिसमें ऑथेंटिकेशन करके ही लॉजिकल एक्सेस होती हो, फिजिकल एक्सेस नहीं, लॉजिकल एक्सेस होती हो। उसके बाद क्या है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आप देखोगे ये अप्रूव किए गए हैं आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा हैं कि नहीं है। ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकते हैं, पिन्स हो सकते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक हो सकते हैं, पब्लिक की हो सकती है, बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये सब ऑथेंटिकेशन में आप देखोगे। फिर आप ये देखोगे ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल ऑथेंटिकेशन को वो वेरीफाई करती है कि नहीं करती है, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि नहीं है, एक्सेप्टेबल वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि नहीं है, और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव है कि नहीं है, और इसमें कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स इनबिल्ट किए गए हैं कि नहीं किए गए। क्योंकि पहली बार आदमी आया भाई, स्टार्टिंग की ऑथेंटिकेशन है, पहली बार वो ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो अब वो किस तरह से करोगे। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई हायर लेवल ऑफ मैनेजर होता है, वो मेल भेजेगा और फिर आपके पास पासवर्ड्स वगैरह आएंगे। पहली बार जाओगे तो फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, फोर्स चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड्स वगैरह को, और उसके बाद आप काम करोगे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस कंट्रोल्स हैं कि नहीं है इनिशियल ऑथेंटिकेशन में, इनिशियल ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पासवर्ड के कंस्ट्रक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट पॉलिसी है कि नहीं है, कि पासवर्ड कैसा बनेगा, क्या होगा, कि ये सारी जो पहले भी बोला इनिशियल पासवर्ड पॉलिसी, ये कॉम्प्रिहेंसिव पासवर्ड पॉलिसी में इंक्लूड होगा और ऑथेंटिकेशन का पार्ट होगा। तो ऑथेंटिकेशन के ऑडिट में ये हम देखेंगे, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन में ये देखेंगे। उसके बाद ऐसा है कि कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, तो हम ये देखेंगे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है तो लोकल ऑथेंटिकेशन है। मतलब यानी कि अगर मान लिया सपोज आपका सॉफ्टवेयर है और आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होती है, तो आप ये देखोगे कि जो बंदा उसमें जा रहा है, जो लॉजिकल एक्सेस ले रहा है, वो अपने सिस्टम से ऑथेंटिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के बाहर एक एक्सेस कार्ड मैकेनिज्म लगा है, तो आप वहीं पर जाकर ऑथेंटिकेट करोगे। आप ऐसा नहीं किसी दूसरी जगह जाकर उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो लोकल ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, और कई केसेस में लोकल ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तो फिर वो बात अलग है। अदरवाइज अगर लोकल ऑथेंटिकेशन है तो आप चेक करोगे वो है कि नहीं है वहाँ पर। तो ऑथेंटिकेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑथेंटिकेशन की चेकलिस्ट और भी बड़ी हो सकती है, मतलब जो ऑथेंटिकेशन की चेकलिस्ट पहले बड़ी है वो चेकलिस्ट हम पूरी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारी स्टडी में 3 या 4 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, जब नेटवर्क के ऑडिट करोगे आप। इसके बाद आएगा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बता दिया था, जहाँ पर असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है वहाँ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। सॉरी, जहाँ पर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत होती है वहाँ पर, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। यानी मैं और दूसरा आदमी दोस्त हैं, वो ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो एक दूसरे को उन्होंने मिले और एक पासवर्ड दे दिया कि यार पहली बार मैं ये डालूंगा, दूसरी बार ये डालूंगा, तीसरी बार ये डालूंगा, तो सिमेट्रिक की हो गई। वो एसिमेट्रिक की तब होती है जब एक दूसरे को जानते नहीं, बहुत सारे यूज़र होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे बैंक है, एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, मतलब बैंक में खाता है हमारा, बैंक ने वेरीफाई किया है, लेकिन इतने सारे यूज़र्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़र है, किसी भी जगह पर हम रह सकते हैं, तो वहाँ पर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और यही पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर अगला हमारा अगली चेकलिस्ट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जी पब्लिक की जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास कई बार डोंगल्स आते हैं, इशू होते हैं, जो हमारा डोंगल्स इशू होते हैं, वो उसमें से की पेयर जनरेट होता है, जो हमने पहले सेशंस में भी पढ़ा। तो हम ये देखेंगे कि वो की किस टाइप की है, उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि एक फ़ाइल आ जाती थी, वो भी की के रूप में यूज़ की जा सकती। फ़ाइल किसी को भी दे दो, वो यूज़ कर रहा है मालूम पड़ा। डोंगल है तो डोंगल आप किसी को इतनी आसानी से नहीं दे सकते हो। की है, फाइल है, आपने 10 लोगों को फाइल शेयर कर दी, तो वहाँ डोंगल है, आप
10 लोगों में शेयर नहीं कर सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ कर रहे हो वो पीयर टू पीयर ऑथेंटिकेशन है या डिजिटल सिग्नेचर्स आप यूज़ कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कंप्लाई करता है कि नहीं करता है, पब्लिक की टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको एडहेयर करता है कि नहीं करता है, ये आप देखोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़ कर रहा है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सिक्योर है कि नहीं है। आप ये देखोगे जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डोंगल आता है, डोंगल में पब्लिक की प्राइवेट की तो होती है, उसके अलावा एक और पासवर्ड होता है। आप डोंगल डालते हो तो एक पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद वो काम करता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ये यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है कुछ सिक्योर करने की कोशिश करता है, एक प्राइवेट की से सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो ये मैकेनिज्म एडुकेट है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद बेसिकली यही है, ये 2 पॉइंट्स हैं, जो ये 2 पॉइंट्स मेन हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो हमारी स्टडी में दिए गए हैं। तो बेसिकली आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि भाई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में ये देखोगे कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो डिजिटल सिग्नेचर्स जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अनुसार हैं कि नहीं हैं। दूसरा देखोगे कि वो सिक्योर हैं कि नहीं है, आपके पास अगर है तो वो एक्स्ट्रा पासवर्ड से सिक्योर्ड है कि नहीं है, आप ही यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आप देखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी आइडेंटिटी, आपकी यूज़र आइडेंटिटी उस पब्लिक की के साथ अटैच्ड है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हम जो डोंगल इशू कराते हैं तो पहले अपना पासपोर्ट नंबर ये सारी चीज़ें देते हैं, तो वो हमें की इशू करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें की इशू करते हैं, तो वो की हमें वेरीफाई की जा सकती है उनकी वेबसाइट से। तो उसमें ये पता चल जाएगा हमें कि हमारी पब्लिक की ये है और ये इस बंदे की पब्लिक की है, तो हमारी आइडेंटिटी उस की से अटैच्ड हो गई। ये है कि नहीं है, ये आपको उसमें देखना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में दिया हुआ है, एक्सेस कंट्रोल चेकलिस्ट के बारे में दिया गया है। तो एक्सेस कंट्रोल चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या करोगे, आप एक्सेस कंट्रोल देखोगे। एक्सेस कंट्रोल किसका देखोगे, सबसे सुपर यूज़र का देखोगे, यानी कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसका देखोगे। हाईली प्रिविलेज्ड आईडी है उसका देखोगे वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल ऑडिटेड लिमिटेड यूज़ है कि नहीं है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि एक पूरे सेशन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इसको एडिट करना है। तो ये थोड़े छोटे रूप में दिया गया हमारी स्टडी में कि एक्सेस कंट्रोल्स में सबसे पहले आप प्रिविलेज्ड आईडी को देखोगे, फिर आप देखोगे कि भाई पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू एक्सेस प्रिविलेजेस का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस हैं उनका पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसको एक्सेस मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, एक तो ये है कि किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, दूसरा ये है कि अगर उसको मिली है तो उसका रिव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप देखोगे कि इसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्योंकि नीड टू नो बेसिस पर हम काम करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमने पहली पढ़ लिया था। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि एक सेशन में अगर पर्टिकुलर पीरियड की इनएक्टिविटी हो गई तो स्क्रीन सेवर आ जाए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्क्रीन सेवर आ जाए, या सेशन टाइम लॉग आउट हो जाए। तो यूज़र के सेशन का टाइम लिमिट हो, एक पर्टिकुलर लिमिट हो टाइम, ताकि एक्सेस कंट्रोल्स आ सकें। क्योंकि अगर मालूम पड़ा यूज़र उठकर चला गया और वहाँ पर 1 मिनट तक वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है और फिर उसके बाद कोई भी व्यक्ति आके बैठकर उसमें मालूम पड़ा एक्सेस कर लिया उसने, ये हो सकता है। तो वो उठकर चले जाने के बाद भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो इनएक्टिव हो जाना चाहिए। और अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आउटसोर्स्ड हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी प्लेटफॉर्म है, सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को मीट आउट करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं कि नहीं किए गए। वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमें हमेशा की तरह क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट्स क्या हैं, और ये देखना पड़ेगा कि कितनी बार अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट्स हैं, डेट और टाइम क्या है सक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट का, नंबर ऑफ़ अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट्स, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सेस कंट्रोल्स में, एक्सेस कंट्रोल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहले आप हाईली प्रिविलेज आईडी देख लो, उसके बाद उसको रिव्यू कर लो कि भाई जिसके एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो रिव्यू होता है कि नहीं होता है, उसके बाद इनएक्टिविटी में लॉग आउट होता है कि नहीं होता है,
ये सारी चीज़ देख लो। और फिर ये आप ये देख लो कि अगर मान लो बड़ा एक्सेस राइट किसी भी व्यक्ति का चेंज कर रहे हैं तो कितनी टाइम में वो रिफ्लेक्ट होता है, कितने घंटे बाद वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे फिजिकल एक्सेस टू टोकन है, डायल इन कैपेबिलिटीज़ हैं और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं किसी एक्सेस राइट्स के साथ एसोसिएटेड, वो कितनी देर कितने समय में वो एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी है। जब आपने किसी को राइट्स दे दिए तो अवेलेबल होना चाहिए, क्विकली अवेलेबल होना चाहिए, इसको अवेलेबिलिटी कहते हैं। और अगर मान लिया जो राइट्स नहीं दिया है तो वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए, इसे कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। ये दो सिक्के के सेम पहलू हैं। और सारे प्लेटफॉर्म आउटसोर्स के उसमें आउटसोर्स की गई है, तो सारे प्लेटफॉर्म सर्विसेज एप्लीकेशंस आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद फाइनली आप ये देखोगे जो बंदा नौकरी छोड़कर चला गया तो उसके डीएक्टिवेट होते हैं कि नहीं होते। एक पीरियोडिक प्रोसेस है कि नहीं है एम्प्लॉयज़, कंसल्टेंट, एजेंट, ऑडिटर, वेंडर की, कि एक पर्टिकुलर डे के बाद उनके अकाउंट्स डिलीट हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। ये सब आप एक्सेस कंट्रोल्स में देखोगे। क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, क्रिप्टोग्राफी दिया हुआ है। क्रिप्टोग्राफी में हम ये चीज़ें देखोगे कि भाई क्रिप्टोग्राफी पॉलिसी है कि नहीं है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस के लिए। सिंपल, मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टोग्राफी तकरीबन एक ही है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही क्रिप्टोग्राफी आती है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आती है, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आती है। और क्रिप्टोग्राफी के अंदर असिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों क्रिप्टोग्राफी आती है, लेकिन दोनों का अगर आपको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट कर लिया तो क्रिप्टोग्राफी ऑडिट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी ऑडिटिंग चेकलिस्ट में सबसे पहले प्रोसेस दिया हुआ है। प्रोसेस में आप गाइडलाइंस होंगी, गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन और लेवल ऑफ इंक्रिप्शन चेक करोगे कि क्या लेवल ऑफ इंक्रिप्शन जितना होना चाहिए उसकी है कि नहीं है, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो है कि नहीं है। उसके बाद आप रिकमेंडेशन वगैरह दोगे, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी चेक करोगे, उसके बाद आउटसोर्स है तो आउटसोर्सिंग चेक करोगे कि बैकग्राउंड चेक हुआ है कि नहीं है, रेफरेंस चेक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। एम्प्लॉई जो आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं उनको, अगर मान लिया सपोज कोई सिस्टम है आपका और वो आउटसोर्स एम्प्लॉय चला रहे हैं आईटी सिस्टम, तो उनका बैकग्राउंड चेक होना, रेफरेंस चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं और पास कर सकते हैं। फिर ऑथेंटिकेशन में आओगे, आप ऑथेंटिकेशन में नॉर्मल ऑथेंटिकेशन चेक्स करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज देखोगे कि भाई वो ऑथेंटिकेशन उसमें यूज़ होता है कि नहीं होता है, किस टाइप का ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पब्लिक की है, प्राइवेट बायोमेट्रिक्स है, पासवर्ड्स हैं कि क्या है, ये आप देखोगे। फिर उसके बाद देखोगे इनिशियल ऑथराइजेशन के क्या प्रोसीजर्स हैं, और उसके बाद आप देखोगे कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है कि नहीं है पासवर्ड की। फिर उसके बाद आप देखोगे अगर बायोमेट्रिक्स यूज़ हो रही है तो कहीं लोकल ऑथेंटिकेशन की ही ज़रूरत तो नहीं है, तो वहाँ पर लोकल ऑथेंटिकेशन ही होना चाहिए। उसके बाद आप पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाओगे। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे कि असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है, कैसी है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को एडहेयर करती है कि नहीं की। जो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है तो उसमें आप ये देखोगे कि भाई जो एल्गोरिथम है वो और जो की लेंथ है, की लेंथ है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। कि अगर मान लिया सपोज रिस्क ज़्यादा होगा तो हायर लेवल ऑफ एनक्रिप्शन चाहिए होगा, तो वहाँ पर की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी एल्गोरिथम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। अप्रूव्ड प्रोसेसेस हैं कि नहीं, ये देखोगे। फिर एक्सेस कंट्रोल्स देखोगे। एक्सेस कंट्रोल्स में देखोगे हाईली प्रिविलेज्ड आईडी के बारे में देखोगे, रिव्यू होती हैं कि नहीं आईडीज़ वगैरह, ये देखोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि भाई स्क्रीन सेवर लगा है कि नहीं लगा है। कई जगह पर जो एम्प्लॉई का स्टेटस चेंज होता है तो कितनी देर में आपका उसकी आईडी के एक्सेस कंट्रोल्स चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, और वो कितनी देर में एक्टिवेट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। उसके बाद देखोगे कि अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट्स तो नहीं है। और फिर फाइनली क्रिप्टोग्राफी में ये देखोगे कि कौन सी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन में कौन सी लेवल ऑफ क्रिप्टोग्राफी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक चेकलिस्ट सी दी हुई हमारी स्टडी में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
थैंक्स।